राजकुमार चहार से शिकायत क्या है बाबूलाल जी को और रामेश्वर जी को? हम जनता के साथ हैं, जनता का विरोध है। चुनाव के बाद, जीतने के बाद आप भाजपा में जा सकते हैं। पीएम मोदी की जनसभा कल आगरा में आयोजित थी, आप वहां पर भी नहीं देखे गए। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। आपके नामांकन के ठीक एक दिन पहले आपकी मुलाकात संगठन मंत्री धर्मपाल जी से होती है। वो आपको समझाने का, सुलझाने का प्रयास कर रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने बुलाया। पर चहार ये इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों पर कि आप विपक्षियों से मिल गए हैं जाके। हम किसी विपक्षी से नहीं मिले। कई गांवों में कमल का फूल लगा करके राजकुमार की वजह से बहिष्कार कर रहे हैं। जो आदमी खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं 1.5 बीघे का जोता हूँ, कि आपकी और राजकुमार चहार के बीच में जो मतांतर है, जो मतभेद है, उसका लाभ कहीं न कहीं रामनाथ सिकरवार जी को मिल जाएगा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इस सीट पे। पार्टी पे अभी विचार करने का मौका है कि लड़ाई में राजकुमार नहीं है, लड़ाई में गठबंधन और हमारी लड़ाई है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा का ये एपिसोड फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। जब हम आगरा आए तो हमसे कई सारे लोगों ने कहा कि आगरा से ज़्यादा रोचक चुनाव फतेहपुर सीकरी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने सिटिंग सांसद को जो टिकट दिया राजकुमार चहार, उसके बाद बगावत के सुर देखे गए। बगावत थी कि नहीं थी, या क्या डिसेंट था, उसको समझेंगे प्रत्याशियों की बदौलत। क्यों? क्योंकि फतेहपुर सीकरी से भाजपा के जो विधायक हैं बाबूलाल चौधरी, उनके बेटे हैं रामेश्वर चौधरी। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया इस सीट पर, फतेहपुर सीकरी लोकसभा पे, और चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी शिकायत जो है सिटिंग सांसद राजकुमार चहार से है, न कि भाजपा से। लेकिन जो अंदर खाने की खबरें ये बता रही हैं कि भाजपा अपने विधायकों और उनके परिजनों के इस अदावती सुर से, इस बगावती सुर से बहुत खुश नहीं दिखाई दे रही है। मेरे साथ फ्रेम में हैं, लेफ्ट में मेरे ठीक बाएं ओर बैठे हैं बाबूलाल जी, और उनके ठीक बगल में बैठे हैं रामेश्वर जी। और चुनाव चिन्ह चारपाई आपको मिला है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल बाबूलाल जी आपसे है कि राजकुमार चहार सिटिंग सांसद हैं, ठीक है, 14 से 19 तक आप इस सीट पे सांसद बन के आए थे, और कहानी ये भी कहती कि जब 14 में आपने चुनाव लड़ा था तो राजकुमार चहार ने आपका विरोध किया था। फिर 19 में आप सांसद नहीं बनते हैं, टिकट उनको मिलता है, फिर लेकिन आप विधायक बनते हैं कुछ समय बाद। राजकुमार चहार से शिकायत क्या है बाबूलाल जी को और रामेश्वर जी को? इस पर थोड़ा विस्तार से जवाब दीजिए। हमारी पर्सनल कोई शिकायत नहीं है। आम जनता राजकुमार चहार को जिस दिन से उनका नाम प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर हुआ है, उस दिन से कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी का उसको पसंद करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हम जनता के साथ हैं, जनता का विरोध है, तो हम जनता की बात को पूरे नेतृत्व को हमने पहुंचाने का काम किया है। या आप जब ये कह रहे हैं कि जनता की शिकायत है, तो क्या आपने इस बात को, जनता की बात को ऊपर तक, जो आप जो ये भी कह रहे हैं कि आपने पहुंचाया, जब आपने ऊपर तक ये बात लेकर गए कि राजकुमार चहार एक अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे इस सीट के लिए, तो क्या आपने ये भी कहा कि आपको राजकुमार चहार से दिक्कत है, कोई और प्रत्याशी देंगे तो आप विरोध नहीं करेंगे? आपने ये बात साफ की थी ऊपर? ये बात ऊपर भी साफ की थी हमने, और नीचे भी आम जनता ने की पंचायत में, आप अखबार उठा के देख ले, चैनल उठा के देख ले, आम जनता ने ये बात कही थी कि राजकुमार के अलावा किसी भी प्रत्याशी को कैंडिडेट बना दे, जनता को कोई शिकायत नहीं है। यही बात हम लोगों ने कही थी कि राजकुमार के अलावा किसी भी कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाएगी पार्टी तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। अब रामेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताइए, एक होली मिलन समारोह की खबरें बहुत चलती हैं। एक किसी होली मिलन समारोह की खबरें चल रही हैं कि उसमें आप लोग गए थे, बहुत सारे लोग, आप और पापा दोनों लोग गए हुए थे, और वहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। और उसी होली मिलन समारोह में, इसी साल हुआ है वो होली मिलन समारोह, और उसी होली मिलन समारोह में किसी पुलिस का किस्सा बताते हुए आप भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। और उसी दिन ये आपने फैसला लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ था उस होली मिलन समारोह में और क्या कहानी है, प्लीज़ बताइए। देखिए, होली मिलन समारोह आयोजित हुआ था फतेहपुर सीकरी लोकसभा का। सभी क्षेत्र की सम्मानित सरदारी वहाँ मौजूद थी, और एक विषय
1998 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय पर मेरे पिताजी विधायक थे और नहर में पानी नहीं आने के कारण किसानों ने जाम लगा दिया। मेरे पिताजी को बुलवाया, वो वहाँ गए और वहाँ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और गोली चलाई। तो उस दरमियान एक गोली मुसलमान के लड़के को लगी। अगर वो गोली मेरे पिताजी को लगती तो मेरे सिर पे उनका साया नहीं होता आज। तो ये प्रकरण मैंने जनता के बीच में रखा था। और होली मिलन समारोह में जनता जनार्दन का निर्णय आया। मेरा कोई निर्णय नहीं है, पंचायत का फैसला था। पंचायत के फैसले से मैं बधा हूँ और पंचायत के फैसले से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई हित नहीं है, न अहित है। पंचायत के फैसले पर आज भी अड़िग हैं और आगे भी अड़िग रहेंगे। और ये उस होली मिलन की कहानी हो गई। फिर 2 अप्रैल को किरावली में भी पंचायत आयोजित हुई। किरावली पंचायत में क्या हुआ? वहाँ पे कहा जाता है कि ये इस बात पे मुहर लग गई कि रामेश्वर चौधरी इस सीट पर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2 मार्च को राजकुमार चार जी को प्रत्याशी बनाया गया और 6 मार्च को एक बैठक किरावली में आयोजित हुई। 6 मार्च से लेके और 2 अप्रैल तक का एक लंबा समय होता है। इस दरमियान पार्टी आला कमान को, स्थानीय लेवल को, सबको स्थितियों से, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य व्यक्तिगत रूप से भी सबको बताया गया कि राजकुमार चार के अलावा अगर किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो आम जनता में राजकुमार चार जी की छवि ठीक नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच में आए गए नहीं हैं। जनता के बीच में उनका संवाद संपर्क स्थापित नहीं हुआ। जब संवाद संपर्क स्थापित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनता उनका विरोध कर रही है। उनकी जगह पर किसी और व्यक्ति को अगर लड़ाया जाता है, मुझे लड़ाया जाता, किसी और को लड़ाया जाता, एक तो ये होता है कि नहीं उसको हटा के मुझे लड़ाया जाए, तो ये मेरा हित हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टी हित में, भारतीय जनता पार्टी के हित में ये है कि राजकुमार जी को हटा के किसी भी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा तो हम उसके साथ हैं और जी जानते उसको उससे ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। ये हमने पंचायत के माध्यम से कही थी और आला कमान तक ये बात पहुंचाने का हमने प्रयास भी किया और निर्णय ज्यों का त्यों रहा। पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए, देखियो जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन भगवान। मैं भगवान को नाराज़ नहीं कर सकता। पार्टी नेतृत्व अगर नाराज़ होता है तो वो अलग बात है, उनको ऐसी लगती है, लेकिन अब मैं अपनी जनता जनार्दन को नाराज़ नहीं कर सकता। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपने ये भी कहा कि अगर आप निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और रास्ता खुला रहता है तो आप चुनाव के बाद, जीतने के बाद आप भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये पंचायत में भी ये बात मैंने कही थी, मेरे पिताजी ने कही। अभी जिस दिन नामांकन हुआ था, नामांकन के दिन एक जीएचसी में जनसभा रखी गई थी, उस दिन भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई और मंच, सार्वजनिक मंच से भी हम लगातार जहाँ जनता को संबोधित करने का काम करते हैं, वहाँ भी मंच से इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई मौका ऐसा आएगा और जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया, हम लोकसभा के सदस्य बने, तो हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कल भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सदस्य बनता हूँ और दूसरे समाजों के लोग भी, कांग्रेस का लड़ रहा है व्यक्ति, क्या कांग्रेस वाला मोदी योगी का समर्थन कर सकता है? नहीं कर सकता। बसपा वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं निर्दलीय का चुनाव जीतता हूँ तो मैं योगी मोदी का समर्थन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा और मेरे पिताजी आज भी एमएलए हैं और आने वाले समय में जब ऐसी ज़रूरत आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। अब बाबूलाल जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है, हम लोग पत्रकार लोग इस तरीके को देखते हैं कि पार्टी से बगावत के सुर में भी देखा जाता है, पत्रकार लोग देखते हैं, क्योंकि जब आप ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल आपसे, तो उस समय ये भी खबरें चल रही हैं कि अभी आगरा फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक के लिए रहे, ठीक है, बुधवार और गुरुवार, और उनकी जनसभा जो थी उसमें आप नहीं गए। पीएम मोदी की जनसभा कल आगरा में आयोजित थी, आप वहाँ पर भी नहीं देखे गए। क्या आपने कॉन्शियस निर्णय लिया कि आप इन जनसभाओं में आप नहीं जाएंगे या क्या रहा, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं देखे गए? आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन शमशाबाद में आए थे उस दिन मैं बाहर था और आदरणीय योगी जी जिस दिन किरावली में आए थे उस दिन आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली बुला लिया था। मैं रात को ही दिल्ली पहुंच गया था, तो
तो मैं यहाँ नहीं था। और अभी जब कल मोदी की जनसभा थी, कल जो प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं यहाँ नहीं था बिल्कुल, और न मुझे किसी ने संगठन के द्वारा या किसी के द्वारा सूचित किया गया। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। क्या आपको संगठन से अलग किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? वो तो संगठन वाले जाने कि मुझे अलग किया जा रहा है या शामिल रख रहे हैं, वो तो संगठन का विषय है। चलिए, आप बता रहे हैं कि अमित शाह ने आपको दिल्ली तलब किया, गृह मंत्री अमित शाह ने, और आप वहां गए और कहा जा रहा है कि मुलाकात आपकी अमित शाह से नहीं हुई, जेपी नड्डा से हुई। क्या मुलाकात में हुआ सर, किससे हुई? भाई ये आदरणीय अमित शाह जी ने बुलाया और कोई कारणवश उनके पास समय नहीं था, जो भी था, और उसके बाद मुझे नड्डा जी ने बुलाया। तो नड्डा जी ने के पास अमित शाह जी की सूचना थी कि बाबूलाल से बात कर लो, तो इस वजह से नड्डा जी से मेरी पहले नड्डा जी ने मुझे बुलाया था। नड्डा जी का जब फ़ोन गया मुझे जब मालूम पड़ी कि नड्डा जी बुला रहे, मैं उनके यहाँ गया, मैंने अपनी बात रखी, जो आपसे कह रहा हूँ वही बात हम लोगों ने। राजकुमार चाहर को लेकर? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा जब नड्डा जी आए? नहीं, उन्होंने कहा चलो इस विषय पे बात करेंगे। कोई साफ जवाब नहीं मतलब? नहीं, कोई जवाब नहीं था। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आपके नामांकन के ठीक एक दिन पहले आपकी मुलाकात संगठन मंत्री धर्मपाल जी से होती है। ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है, वो आपको समझाने का, सुलझाने का प्रयास कर रही है। ये देखते हुए क्योंकि फतेहपुर सीकरी के बेल्ट में जो जाट वोट हैं, जाट वोटों के एक बड़े चंक पे आपकी अच्छी पकड़ है लंबे समय से, तो धर्मपाल जी से जो मुलाकात हुई आपकी एक बंद कमरे में संगठन मंत्री से, वहाँ पे क्या हुआ? क्या आपने उसको रखा? क्योंकि अगले दिन आप नामांकन करने पहुंचे थे ना, इसलिए। संगठन की और न धर्मपाल जी की मेरे पास कोई सूचना नहीं थी बुलाने के लिए कि यहाँ धर्मपाल जी आए हैं। मुझे मालूम पड़ी किसी सूत्रों से कि धर्मपाल जी आए हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया और मैंने उनसे अपनी पूरी बात रखी। यही सारी वाली मैंने रखी कि साहब यहाँ कैंडिडेट का बहुत विरोध है, बहुत विरोध है, बहुत विरोध है और स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने ये बात रखी थी। जब आप ये कह रहे हैं ना, मेरा ये सवाल एक और मीटिंग का सवाल रख दूं, उसके बाद एक और छोटा सवाल रखता हूं आपके पास। जब आप ये कह रहे हैं कि धर्मपाल जी से मुलाकात हुई, क्योंकि जिस दिन आपका नामांकन था उस दिन आगरा में एसपी सिंह बघेल का भी नामांकन था। आगरा सटी हुई लोकसभा है फतेहपुर सीकरी से, और आप लोगों की अनुपस्थिति उस दिन भी दर्ज की गई, क्योंकि कहा जाता है, बीजेपी के बारे में खासकर कहा जाता है कि भाजपा की ऐसी पॉलिटिक्स है कि वो अपनी सारी ताकत पंचायत के चुनाव में लगाना होगा तो पंचायत के चुनाव में भी लगा देगी। लेकिन पास की सटी हुई विधानसभा के विधायक जो पूर्व में लोकसभा सांसद भी रहे हैं, वो एसपी सिंह बघेल जो केंद्र के मंत्री भी रहे हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट पे, उनके नामांकन में नहीं दिखे गए। क्या उसकी भी सूचना नहीं दी गई? आप प्लीज़ बताइए। देखिए, उनके कार्यालय का उद्घाटन जब हुआ, एसपी सिंह बघेल जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ नामांकन से पहले, तो उसमें मेरे पिताजी चौधरी बाबूलाल जी उसमें गए थे। और ये बात चूँकि हम नामांकन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे आपके रिलेशन है, रिलेशन में आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपके ज़रूर जाऊंगा। लेकिन पार्टी नेतृत्व की बात है, पार्टी नेतृत्व के फैसले पर हमने कभी उंगली नहीं उठाई। पार्टी नेतृत्व के साथ आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कल भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हमने पार्टी हित में ये फैसला लिया और पार्टी के नेताओं को भी अवगत कराने का काम किया कि आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आईबी आपके पास है, सर्वे आपके पास है, संगठन आपके पास है, विचार परिवार आपके पास है, किसी भी माध्यम से आप जांच करा लें, जिस भी माध्यम, जो उचित माध्यम हुआ आपके पास, उससे जांच करा लें और आपको पता लग जाएगी हकीकत। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आपके पास तमाम सारी एजेंसियां, उनसे जांच देख लें और कि राजकुमार चाहर किस कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे कि चौथे नंबर पे। राजकुमार चाहर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोगों पर, आप सुन भी रहे होंगे इस बात को, कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप विपक्षियों से मिल गए हैं जाके। देखिए, हम किसी विपक्षी से नहीं मिले। अगर हम किसी विपक्षी से मिले होते तो हम समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते, हम बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते, हम कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते। हम किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं तो
सर्वदलीय होता है, निर्दलीय, और आम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत के फैसले के अनुसार। तो ये लोग, विपक्ष में जब चुनाव लड़ता है आदमी तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन ऐसा आरोप प्रत्यारोप बेपैर सिर की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो करें, मैं उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ना जवाब देना उसे समझता हूँ। सर, आप कुछ एसपी सिंह बघेल वाली बात पे कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैंने माइक उनकी तरफ कर दिया, कुछ बोलना चाह रहे थे। आपने गलत किया ना, आपने उनसे क्यों पूछा उनसे? अरे एचपी सिंह का जब ऑफिस का उद्घाटन हुआ, एचपी सिंह जी का खुद फोन आया और मैं उनके उद्घाटन में, एचपी सिंह जी के मैं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में खुद गया। जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था एचपी सिंह जी का, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, उसकी भी सूचना नहीं दी गई जी। और दूसरे नंबर, मैं उनके साथ ऑफिस में कैसे जाता? वहाँ तो जो अलाउ थे आदमी, वहाँ कैंडिडेट जाएगा, वहाँ प्रस्तावक जाएगा, उनको ही अलाउ था। मैं जब रामेश्वर का पर्चा भरा गया उस दिन भी हम लोग अंदर अलाउ नहीं थे, हम लोग नहीं गए थे। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से, या प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ही बात करूँ, संगठन मंत्री से मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात आप लोगों की कब हुई थी? आप दोनों में लोगों को किसी की भी? आखिरी मुलाकात हमारी माननीय पीएल संतोष जी से मुलाकात करके आए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करके आए, और शायद हाँ 2-3 मुलाकात हुई। और फ़ोन पे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी से बात हुई, और फ़ोन पे ही पहली मुलाकात माननीय संगठन मंत्री से बात हुई। यानी ये मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बात, कि आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं लेकिन संगठन की ओर से सीधा जवाब आपको नहीं मिल रहा है, कैसा ही है? नहीं, दूसरे नंबर आप राजकुमार की बात करते हो ना, अब पूछ रहे हो सवाल। 2022 में मुझे टिकट मिला, सब आदमियों ने विरोध किया मेरा। राजकुमार एक दिन मेरी बैठक में नहीं आया, एक दिन प्रचार में नहीं आया, और उससे पहले 14 में भी आपका विरोध किया था उन्होंने। 14 में जब मुझे टिकट मिली, उसने खुद पंचायत की, उसके आदमियों ने सबने विरोध किया। तो क्या मेरा पार्टी ठीक है, पार्टी का सम्मान करते हैं, मगर जो आदमी हमारा विरोध करेगा, क्या हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे? और जिस तरीका के लोगों से और पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहा है, कोई खनन माफिया बना दिया ठेकेदार, कोई दारू का ठेकेदार है, कोई ज़मीन गिरने का ठेकेदार है। जो आदमी खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं 1.5 बीघे का जोता हूँ, उसकी आप बिल्डिंग देखिए, उसके पास आप गाड़ियाँ देखिए, उसका आप करोड़ों में आज खेल रहा, कहाँ से खेल रहा है? कई सारे लोग कहते हैं आगरा फतेहपुर सीकरी के 1.5 बीघे की जोत का बताते हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति अकूत है, इस तरह के इल्जाम लगते हैं उन पर। कई कितने अवैध धंधे उसने चला रखे हैं, क्या सरकार उसकी जांच कराएगी? जांच करा ले सरकार, दूध का दूध पानी हो जाएगा। 1.5 बीघे का जोता, मैं भी उससे ज़्यादा जमीन का जोता हूँ। आज मेरे पास तो इतना बड़ा महल है नहीं, आज मेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं। मेरे बेटे व्यापार भी कर रहे हैं, मेरा बेटा जज भी है, उसके बावजूद ये सब उसके से मेरे तामझाम नहीं है। और न मेरी उससे जिस तरीके की उसकी बदनामी पूरे समाज में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आज तक के इतिहास में किसी की राजनीतिक नेता की नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। आप अपने चैनल को जाकर के पूरे इलाके में चले जाएं, कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी का, चाहे वो जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ABCD कोई भी हो, कोई भी आदमी आपसे सम्मान के साथ उसके प्रति बात नहीं करेगा, सिवा आप शब्द के अलावा। क्या वो वोट में परिवर्तित होगा? नहीं होगा। कई गांवों में कमल का फूल लगा करके राजकुमार की वजह से बहिष्कार कर रहे हैं। कई गांवों में किसी में जा नहीं रहा। ये जो बैठकें हो रही हैं, ये कस्बा में और उनकी हैं, अंदर से कोई भी कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं कर रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि जब सीएम योगी की रैली हो रही है तो आपके साथ के लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है, थाने में बिठाया जा रहा है, इस आशंका के साथ कि कहीं वो विरोध न करें, काले झंडे न दिखाएं। क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्या?
देखिए योगी जी एक तो महात्मा के स्वरूप हैं, हम लोग उनको बड़े श्रद्धा के साथ अपने दिल में मानते हैं। दूसरे नंबर हमारे नेता हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। क्या अगर फतेहपुर सीकरी में या करावली में आदरणीय मोदी जी का किसी भी तरीक़ा से विरोध होता, क्या हमारी उससे पहले राजकुमार से पहले हमारी बेइज्जती नहीं थी? हम वहाँ के एमएलए हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती है? उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं को राजकुमार ने नज़रबंद करवाया, लोगों को थाने में बैठवाया और पुलिस से प्रताड़ित करवाया। ये कौन से संविधान में, ये कौन से प्रत्याशित कर रहे हैं? क्या डॉक्टर एस पी जी बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? डॉक्टर एस पी सिंह बघेल का इतना विरोध जितना राजकुमार का है, उनका क्यों नहीं है? जबकि उनका आवाज़ बहुत पास में है आपके यहाँ से, एसपी सिंह बघेल का बहुत दूर नहीं है आपके घर से। मेरे आवाज़ से कोई मतलब नहीं है, मगर जनता में उनका कितना व्यवहार है, उनके प्रति कोई भी आदमी एक शब्द कहने के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब जैसे एक छोटा सा जो कैलकुलेशन कहता है, हमारा छोटा सा गणित कहता है कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई इस सीट पे हो रही है, ये कहा जा रहा है। हम लोगों ने बंगाल चुनाव के समय, बंगाल में विधानसभा चुनाव जब 2021 में हुआ था, तो हमने देखा था कि भाजपा के अंदर जो फूट हुई थी उस वजह से भाजपा को जीत नहीं मिली और टीएमसी जीत जाती है। कई राज्यों में कई सीटों पर ऐसा होता है, जब पार्टी के अंदर फूट होती है तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा ले जाता है, ठीक है, या दूसरी पार्टी ले जाती है। क्या ये संभावना आप लोग देख पा रहे हैं इस आशंका के साथ कि आपकी और राजकुमार चहार के बीच में जो मतांतर है, जो मतभेद है, उसका लाभ कहीं ना कहीं रामनाथ सिकरवार जी को मिल जाएगा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इस सीट पे, कहीं वो न सीट निकाल ले जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना, इस पे कभी विचार किया आप लोगों ने? इस पे पार्टी को विचार करना चाहिए। मैं आप पर भी आऊंगा इसी सवाल के जवाब पे। नहीं, आप पहले मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। नहीं तो फिर आपने ये तो गलत किया ना, उनको भी बराबर बैठा लिया रामेश्वर को। ठीक है, बताइए आप। नहीं, जब पार्टी को विचार करना चाहिए, आपने कहा। पार्टी पे अभी विचार करने का मौका है। आप कैसे कहेंगे? कैसे आप पार्टी ये तय देख ले अपने किसी भी एजेंसी के द्वारा कि हमारी समर्थन से राजकुमार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? नहीं जीत रहा। अगर पार्टी विचार करती है और रामेश्वर को समर्थन देती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रामेश्वर जीतेगा चुनाव। मगर ये पार्टी को सोचना है ना, पार्टी को देखना है। अभी मौका है। 98 में 98 के चुनाव में रामेश्वर यहाँ से निर्दलीय एमपी का चुनाव लड़ा आगरा शहर से, और चार दिन पहले मुलायम सिंह यादव जी ने अपना कैंडिडेट वापस किया और हमको समर्थन दिया। पार्टी अगर करना चाहे तो आखिरी मौके तक कर सकती है, जिस दिन पोलिंग हो उस दिन तक कर सकती है। और यही बात अब पार्टी को सोचने की बात है ना। पार्टी का 100% कैंडिडेट जीतेगा, रामेश्वर सपोर्ट कर दे। हम तो बार बार कह रहे थे कि कोई और बदल दे, और कोई बदल दे, मगर वो मौका तो निकल गया। अब दूसरा कैंडिडेट तो है नहीं। और अगर दूसरा जीतने की स्थिति में है, उनको समर्थन कर दे। हमारा ये नहीं है कि हम ही कर दे। अगर दूसरे को पार्टी चाहे दूसरे को कर दे। जी रामेश्वर जी, आप बताएं इस पे। जवाब दे दिया उन्होंने। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो पार्टी इस पे विचार करे और पार्टी विचार करे, पार्टी को जो विधायक जी ने कहा है, पार्टी उस पर विचार करे और उस पर निर्णय लेके आम जनता तक पहुंचाए उस निर्णय को। दो लड़ाई में तीसरा फायदा ना उठा ले जाए वाली बात। चलिए, आप लोगों से बातचीत की, आप लोगों ने समय दिया। आज भी पोजीशन यही है कि लड़ाई में राजकुमार नहीं है, लड़ाई में गठबंधन और हमारी लड़ाई है। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।